इनऑर्गेनिक का गेटवे है, ये चैप्टर इनऑर्गेनिक का गेटवे है। आप इनऑर्गेनिक पढ़ना यहां से शुरू करते हो। इसके पहले आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या पढ़ रखा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट, ऑर्बिट्स वाला पार्ट, सबशेल वाला पार्ट, ऑर्बिटल वाला पार्ट। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? वो स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन्स होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ऑर्बिट क्या होता था? सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। एंड सबशेल क्या होता था? सबशेल वाज द बंच ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। तो ऑर्बिट, सब ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा था मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स किसी भी ऑर्बिट में भर सकते हो बेटा? 2 टाइम्स n स्क्वायर। सो अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट पूछ रहा हूं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो फर्स्ट ऑर्बिट में? 2। सेकेंड ऑर्बिट में यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो? 2n स्क्वायर, मतलब 2 टाइम्स 2 का स्क्वायर विच इज 8। तो ऐसे ही आप किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो ये कैलकुलेट कर पाते हो। फिर आपसे पूछते थे किसी सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं हम लोग? 4l plus 2, 4l plus 2, and value of L for each subshell is predetermined, fixed. So for S subshell, value of L is 0. So S can accommodate maximum 2 electrons. P subshell can accommodate maximum 6 electrons, and D subshell can accommodate maximum 10 electrons. F subshell can accommodate maximum 14 electrons. So ये maximum capacity की हम लोग बात कर रहे हैं। फिलिंग तो अवेलेबिलिटी से होती है, अगर इलेक्ट्रॉन्स ही 10 है तो 10 ही भरोगे। मैक्सिमम कैपेसिटी किसी भी सबशेल की कितनी भी हो। ऐसे किसी ऑर्बिटल के लिए कोई पूछता है कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो, तो आंसर इज 2। किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं? 2। और ये बताने वाले अंकल कौन थे? पॉलीज एक्सक्लूजन रूल हमने पढ़ा था। पॉलीज एक्सक्लूजन रूल में यही पढ़ रहे थे हम शायद, that an orbital can accommodate maximum 2 electrons, that too with opposite spin। इसी चीज को हमने एक और तरीके से बोला था, क्या? No 2 electrons in an atom can have the same set of all 4 quantum numbers. No 2 electrons in an atom can have the same set of all 4 quantum numbers। फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा था विद द हेल्प ऑफ अबव प्रिंसिपल, है ना। अबव प्रिंसिपल अप्लाई करने के लिए वी नीड एनर्जी का ऑर्डर, और एनर्जी का ऑर्डर बताने के लिए हमारे पास प्रिंसिपल कौन था? N+L रूल, बोरबरी, जिन्होंने N+L रूल, N+L की हेल्प से बताया कि वो सबशेल जिसका N+L का वैल्यू लोअर रहेगा उसकी एनर्जी कम रहेगी, और जिसका N+L का वैल्यू ज्यादा रहेगा उसका एनर्जी ज्यादा रहेगा। और अगर N+L का वैल्यू सेम आ जाता है तो जिसका N का वैल्यू कम होगा उसका एनर्जी कम हो जाता है। और इस बेसिस पे हमने एनर्जी के लिए ऑर्डर भी बनाया था, उसी ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, ये अबव प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था। फिर हंट्स रूल भी था कि किसी भी सबशेल में आप तब तक पेयरिंग नहीं कराओगे जब तक हर एक ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता। तो पी सबशेल में पेयरिंग कौन सा इलेक्ट्रॉन कराता था? 4th। डी सबशेल में कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करवाना था, शुरू करता था? 6th। एफ सबशेल में कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग शुरू करवाता था? 8th। तो ये क्लियर होना चाहिए हमारे माइंड में। फिर बात आती है कि सर पीरियोडिक टेबल क्या और क्यों, कैसे? तो पीरियोडिक टेबल का जो बेसिक्स है या रिक्वायरमेंट है, हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है पीरियोडिक टेबल बनाने से या बनाने के बाद? तो क्योंकि हम जैसे जैसे अगर हम बहुत साल पहले जाते हैं, हजारों साल पहले, तो हमारे पास एलिमेंट के नाम पे क्या था? जैसे हिंदू माइथोलॉजी में बोलते हैं कि 5 एलिमेंट होते हैं। 5 एलिमेंट क्या? अग्नि, वायु, आकाश, जल और पृथ्वी। ऐसा करके उन्होंने बोला कि पूरा संसार इन्हीं चीजों से बना हुआ है। ठीक है, बट ये तो बहुत ही रॉ हमारा एक्सप्लेनेशन था चीजों को लेके। फिर जब धीरे धीरे हमने केमिस्ट्री का डेवलपमेंट किया, एंड इफ यू रिमेंबर केमिस्ट्री का जो मेन डेवलपमेंट हुआ है वो 2 चीजों की सर्च में हुआ है। पहला
फिलोसोफर्स स्टोन, फिलोसोफर्स स्टोन। दूसरा एलिक्सर ऑफ लाइफ, एलिक्सर ऑफ लाइफ। फिलोसोफर स्टोन का पर्पस क्या था कि अगर कोई फिलोसोफर स्टोन किसी भी मेटल को टच करेगा, वो मेटल काय में कन्वर्ट हो जाएगी, गोल्ड में। तो जितने भी लोग थे भाई अमीर होना है, और ज्यादा गोल्ड, और ज्यादा गोल्ड, गोल्ड, तो फिलोसोफर स्टोन ढूंढना है। तो उसके चक्कर में बहुत सारी चीजें इधर उधर मिलाते रहते थे, कुछ नया बनते रहता था। दूसरी चीज थी एलिक्सर ऑफ लाइफ। अब मान लो किसी के पास बहुत सारा पैसा है और बूढ़ा हो रहा है धीरे धीरे, तो मरने की चिंता तो सताएगी ना। अब मरना नहीं है किसी को, तो वो लोगों ने क्या किया भाई, कई लोगों को बुलाया, उस टाइम के जो भी साधु संत कह लो या जो भी कह लो, जो भी जानकार लोग थे, बुलाया भाई ऐसा करो, कुछ ऐसा बनाओ कि मैं बूढ़ा ना हो, हमेशा यंग रहूं, ताकि मेरे पास जो भी प्रॉपर्टी में उसको एंजॉय कर सकूं। यार कमाते कमाते बुढ़ापा आ गया, मर जाएगा मैं अभी। तो उन्होंने क्या बोला कि ढूंढो कुछ ऐसा केमिकल कि मैं डेली खाता पीता रहूं, या कुल मिला के मरूं नहीं, हमेशा यंग रहूं। इसके चक्कर में कई सारी चीजों का डेवलपमेंट हुआ। फिर धीरे धीरे करते करते सेंस बनाने लगती हैं चीजें। तो सेंस बनाते बनाते हमको एटम का, हमको मॉलिक्यूल का, हमको आयन का, इनका सेंस क्रिएट हो गया हमारे माइंड में, दैट एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। मॉलिक्यूल इज अ कॉन्ग्रेशन ऑफ 2 or more atoms combined together chemically। इस तरीके से हमारी चीजें डेवलप होती गई, हमारा सेंस डेवलप होता गया। फिर 1808 में डाल्टन अंकल ने प्रपोज किया, क्या, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जहां एटम के बारे में एक पहला हमारा है ना रिटन प्रॉपर डॉक्यूमेंट था कि भाई एटम के बारे में ऐसे सोचना है। हालांकि बहुत सारी चीजें आज इररिलेवेंट है, बट सोचना शुरू करते हैं। पहली बार जब हमने साइकिल चलाना शुरू किया था, वो इररिलेवेंट थोड़ी हो सकता है। वहीं से तो हमने सीखा था कि साइकिल चलाने में क्या गलतियां होती हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके हमारे साइंस का डेवलपमेंट होता रहा, केमिस्ट्री का डेवलपमेंट होता रहा। और इसी में जब हमारे पास एक आइडिया आया कि एलिमेंट तो प्योरेस्ट सब्सटेंस है, जो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना है, यानी कि पानी कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, एयर कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, ये तो मिक्सचर है। एयर तो मिक्सचर है, पानी तो एक कंपाउंड है, पानी में 2 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो धीरे धीरे हमारी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप हुई और हमने नए नए एलिमेंट्स को ढूंढना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे एलिमेंट्स, अगर मैं बोलूं पहले मेरे पास सिर्फ 10 एलिमेंट है, तो क्या ही क्लासिफाई करना है ना। जैसे आपके पास 2 पेयर ऑफ शूज है, कहीं भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 होंगे तो ध्यान रखना पड़ेगा कि ये पार्टी वाले हैं, ये ऑफिस वाले हैं, ये घर पे पहनने वाले हैं। और 100 होंगे तो और ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई अंबानी की अब पार्टी पे जाना है तो ये 40,000 का शूज पहनना है ना। और किसी के यहां पार्टी पे जाना है तो 2,000 वाले से काम चला लेंगे, समझा ना। तो हमको क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती है लाइफ में। या अब मैं ऐसे बोलूं कि मेरे पास आज मेरी जिंदगी में 100 लोग होंगे, 100 लोगों को मैं जानता हूं, तो मैं कितने लोगों पे ट्रस्ट कर सकता हूं, कितने लोग बस है जानते हैं, समझे ना। या आपके ही 50 दोस्त होंगे, स्कूल फ्रेंड्स होंगे, आप किनको आपका बेस्ट फ्रेंड बोलते हो। या मम्मी पापा में भी हमारा क्लासिफिकेशन होता है कि जब मुझे चोट लगेगी, दुख होगा, तो मैं पहले किसके पास जाके रोऊंगा। कोई ये बोले कि नहीं वो दोनों के सामने उसी इंटेंसिटी से रो सकता है, ऐसा नहीं होता। तो जो ज्यादा सिंपैथाइज करेगा, हम उसके सामने रोना प्रेफर करते हैं। सो लाइफ में क्लासिफिकेशन हमेशा चलते रहता है चीजों का। जैसे मेरे पास ये स्टाइलस है, अभी यहां मेरे पास 4 टाइप के स्टाइलस रख दो, मैं कौन सा चूज करूंगा जिसमें मुझे कंफर्ट फील हो रहा है। गेटिंग माई पॉइंट। सो दैट क्लासिफिकेशन इज एसेंशियल इन लाइफ। या इवन हम कपड़ों का एग्जांपल ले, हम सारे कपड़े एक जगह एक बोरी में बांध के रखते हैं घर पे, नहीं ना, क्लैरिटी रहती है ना। ये कपड़े पार्टी में पहनेंगे, ये कपड़े हम जिम में पहनेंगे, ये कपड़े हम स्कूल में पहनेंगे, होता है कि नहीं। जस्ट लाइक दैट, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज होने लगा तो हमको उनको क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ी। अब क्लासिफाई करने गए तो सबसे पहले जिन एलिमेंट्स के बारे में हमको नॉलेज थी वो ज्यादातर मेटल्स थी। जैसे हम कई 100 सालों से, 1000 सालों से जानते हैं कि गोल्ड है कुछ,
कॉपर है कुछ, है ना, आयरन है कुछ, तलवार बना रहे हो। पहले लड़ाइयां कैसे हो रही थी? पत्थरों से। जब मेटल की समझ आई तो आयरन के पीछे पड़ गए, कॉपर के पीछे पड़ गए, गोल्ड के पीछे पड़ गए। अब गोल्ड महंगा है प्लस सॉफ्ट है तो तलवार तो नहीं बना सकते। पता चला तुम गोल्ड की तलवार लेकर दुश्मन के मारने गए, मुड़ गई, उसने आयरन की तलवार से तुम्हारा सर उड़ा दिया। तो बोला गोल्ड घर पे रखो संभाल के, लड़ाई के काम नहीं आएगा, आर्मर बनाने के काम नहीं आएगा। तो धीरे धीरे हमारी समझ बढ़ी ना एलिमेंट्स के बारे में, कौन क्या कर सकता है। अब जब हम आयरन के बर्तन बना रहे हैं तो अरे यार रस्ट लग जाती है बार बार, तो फिर हमने एलॉइंग करना शुरू किया, ब्रास ब्रॉन्ज बनाना शुरू किया। जैसे जैसे हमारी जरूरतें बढ़ती गई, हमारी नीड्स बदलती गई, वैसे वैसे हमने चीजों में चेंज करना शुरू किया। और एलिमेंट्स का नंबर बढ़ने की वजह से अब उनको समझना, उनको पढ़ना, एक साथ स्टडी करना डिफिकल्ट होते जा रहा था। तो एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा ही अपने को। और वो क्लासिफिकेशन करने के लिए जो पहला बेसिक क्लासिफिकेशन क्या था? मेटल्स, नॉन मेटल्स। चलो ठीक है, मैंने कुछ मेटल्स को एक ग्रुप में डाल दिया। अब ध्यान से देखो तो सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल और गोल्ड रिएक्ट ही नहीं कर रही। अब बताओ, एक बहुत रिएक्टिव मेटल को बहुत कम रिएक्टिव मेटल के साथ एक ग्रुप में रखना सही है क्या? नहीं। तो कुछ तो डिफरेंस होगा ना। अच्छा, उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमको आइडिया नहीं था। इलेक्ट्रॉन कुछ होता है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ होता है, ऑर्बिट कुछ होता है, सबशेल, कोई आइडिया ही नहीं था हमको। तो मेटल नॉन मेटल से हम थोड़ा आगे बढ़े, फिर एक डोबेराइनर स्ट्राइड और भी कई सारी हाइपोथेसिस थे जो हमको पता है। उनके अलावा भी कई सारी चीजें थे, हम तो उनको पढ़ते हैं जो हमारे काम के हैं, जो हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज ऐड करके दे रहे हैं, उनको पढ़ते हैं। प्राउड्स हाइपोथेसिस, बहुत सारे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था पीरियोडिक टेबल का, जैसे वो कुतुब मीनार पे चढ़ते ना सीढ़ियां, वैसा भी एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। कई आइडियाज ट्राई किए गए, ट्रायल एंड एरर चलता रहा। तो जिसने कुछ सिग्निफिकेंट हमको बताया उसको हमने एब्जॉर्ब किया, हम पढ़ते हैं। डोबेराइनर स्ट्राइड, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, फिर लोदरमेयर कर्व, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, और फिर आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इस तरह से हमने सीक्वेंस में चीजों को पढ़ना शुरू किया। अब इतना सब हमको पढ़ना है, अगर हमने सिस्टमेटिक तरीके से चीजों को अरेंज नहीं किया तो पढ़ने में भी प्रॉब्लम होगी, याद रखने में भी प्रॉब्लम होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हम नहीं समझ पाएंगे किसको कहां अप्लाई करें। तो अगर ये इतना सब आपको समझना है तो पहले बेसिक हमारे माइंड में रेडी होना चाहिए। क्लियर? ये बेसिक्स अगर आपके क्लियर नहीं है, आपको पढ़ने में प्रॉब्लम आने वाली है, मैं पहले ही बोल रहा हूं। वो आपके ऊपर है, आप कैसे करोगे। अब मैं पहले थोड़ा पीरियोडिक टेबल के कुछ बेसिक चीजों के बारे में बता देता हूं, फिर हिस्ट्री पे जाऊंगा, और ध्यान से पढ़ें, ठीक है। जब मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करता हूं तो मुझे दिखता है कि कुछ जो पीरियड्स हैं उनमें एलिमेंट्स का नंबर फिक्स्ड है। पीरियड्स हैव फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और हमको ये नंबर दिखाई देता है 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये मैक्सिमम कैपेसिटी बता रहा हूं कि जो फर्स्ट पीरियड है हमारा, उसमें कितने एलिमेंट्स आप भर सकते हो। सेकंड में, थर्ड में। तो ये चीज कौन डिसाइड कर रहा है? कोई तो होगा जो ये डिसाइड करके दे रहा है हमको कि किसी पीरियड में आप कितने एलिमेंट्स भर सकते हो। यहां मैं ऑर्बिट की बात नहीं कर रहा हूं कि किसी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, वो नहीं पूछ रहा हूं। मैं क्या पूछना चाह रहा हूं कि किसी पीरियड में कितने एलिमेंट्स आते हैं। मैं बोलूंगा 6th पीरियड में 32 एलिमेंट्स ही क्यों है, या 7th पीरियड में आप 32 एलिमेंट्स ही क्यों भर पा रहे हो, उससे ज्यादा क्यों नहीं, कम क्यों नहीं। ठीक है, तो पहले तो आपको शायद आइडिया होगा कि इस नंबर्स के ग्रुप को हमने एक नाम दे रखा है, ये मैजिक नंबर्स हमारे, मैजिक नंबर्स है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। तो 2, 8, 18, 32 ये हमारे लिए क्या बन गए?
मैजिक नंबर्स बन गए। फिर हमने देखा कि जो कॉन्सेप्ट है हमारा, किसी भी पीरियड की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल मैं सेकेंड पीरियड की बात करूं, तो सेकेंड पीरियड में हमारे पास कौन कौन है? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। एंड व्हेन वी स्टडीड देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, तो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 1s2 2s1। बेरिलियम के लिए क्या था? 1s2। बोरोन के लिए क्या था? 1s2 2s2 2p1। कार्बन के लिए क्या था? 1s2 2s2 2p4। क्या था? 2। यस। नाइट्रोजन के लिए क्या था? 1s2 2s2 2p5 3। 1s2 2s2 2p8। ओके। 1s2 2s2 2p5। और नियॉन के लिए था, अब नियॉन के पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, 10 आपने अकोमोडेट कर दिए। अब मैं जैसे 11th इलेक्ट्रॉन भरने जाता हूं, तो 11th इलेक्ट्रॉन कहां से शुरू होता है, कहां जाता है? 3s में। 11th इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है? और जैसे ही मैंने 3s बोला, पीरियड ही बदल गया। थर्ड पीरियड में पहुंच जाता है कौन? सोडियम। तो अगर आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को केयरफुली ऑब्जर्व करते हो, जस्ट ऑब्जर्वेशन, ध्यान दो, हर पीरियड का जो पहला एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड का पहला एलिमेंट कौन है? लिथियम। तो उसका वैलेंस शेल भी क्या है? थर्ड पीरियड का पहला एलिमेंट कौन है? सोडियम। उसका वैलेंस शेल भी क्या है? एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि पीरियड का नंबर एंड वैलेंस शेल का नंबर सेम होता है। जस्ट ऑब्जर्वेशन, जस्ट ऑब्जर्वेशन, चेक कर लो, वैलेंस शेल का नंबर एंड पीरियड का नंबर सेम होता है। आप कोई भी एलिमेंट उठा के देख लेना पीरियोडिक टेबल में, जो भी उसका वैलेंस शेल का नंबर होगा वही उसका क्या होता है बेटा? पीरियड। एक चीज क्लियर हो गई। और थोड़ा ध्यान से देखो, अगर आप सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स के लिए शुरू कहां से हुआ था? सेकेंड पीरियड का एलिमेंट का भरना लिथियम से, और लिथियम के वैलेंस शेल 2 था, तो 2s से भरना शुरू हुआ था। और ध्यान से देखोगे, अगर लास्ट एलिमेंट के वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या दिख रहा है? यानी कि कोई भी पीरियड उसी ऑर्बिट से शुरू होता है s से, और उसी ऑर्बिट पे खत्म होता है p पे। ध्यान से देखो, लिथियम कहां से शुरू हुआ? 2s से, वैलेंस शेल क्या था? 2s, और खत्म कहां हो रहा है? 2p पे। यही चीज आप थर्ड पीरियड में देखो, अगर आप आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। यानी कि किसी भी पीरियड के फर्स्ट एलिमेंट का जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो उसी पीरियड के s में जाता है, उसी ऑर्बिट के s में जाता है, और लास्ट इलेक्ट्रॉन किधर जाता है? उसी के p में जाता है। तो थर्ड ऑर्बिट का जो लास्ट एलिमेंट है वो कौन है? थर्ड पीरियड का जो लास्ट एलिमेंट है वो कौन है? आर्गन। आर्गन का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है? 3p में। चेक कर लो, थर्ड पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट कौन था? तो उसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किधर गया? 3s में। थर्ड पीरियड 3s, यानी हर पीरियड अपने s से शुरू होके अपने ही p पे खत्म होता है। ये भी एक दूसरा ऑब्जर्वेशन आ गया। ईच पीरियड स्टार्ट्स विथ एलिमेंट having वैलेंस शेल, है ना, पूरा ही लिख देता हूं, हैविंग वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या? ns1 एंड एंड्स विथ
एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? नीड सम स्पेस, तो बनाएंगे हम स्पेस। ends with element having valence shell electronic configuration P6। कोई भी आप पीरियड उठा के देख लो, यानी कि फिफ्थ पीरियड में भी मैं गारंटी ले रहा हूं कि जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा उसका वैलेंस शेल कौन सा होगा? 5, और जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल में क्या आएगा? 5s1, और जो लास्ट एलिमेंट होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 5p6। ये बैठ गया? जस्ट ऑब्जर्वेशन, जो मेरे सामने है उसको मैं देख के कुछ समझ रहा हूं। तो हर एलिमेंट किस पीरियड में आ रहा है, किस ग्रुप में आ रहा है, ये समझने के लिए अपने को ये बेसिक एकदम क्लियर होना चाहिए कि हर एक एलिमेंट के लिए जो वैलेंस शेल है वही उसका पीरियड का नंबर है, पहली चीज। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि किसी एलिमेंट का वैलेंस शेल है 6, तो पीरियड भी कौन सा होगा उसका? गारंटी इस बात की। अगर किसी एलिमेंट के लिए वैलेंस शेल है 4, तो फोर्थ पीरियड में फिट होगा, गारंटी इस बात की। फिर हर पीरियड का पहले एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाला है? ns1, और लास्ट एलिमेंट के लिए वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाला है? ns2 np6। मतलब क्लियर हो गया, फिफ्थ पीरियड का पहला एलिमेंट 5s से शुरू होगा और 5p पे खत्म होने वाला है। ऐसे सिक्स्थ पीरियड कहां से शुरू होगा? 6s से शुरू होगा, और अब इसी चीज को माइंड में रखो, फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक ही सबशेल होता है 1s, सेकेंड ऑर्बिट में भी आप 2 सबशेल्स 2s एंड 2p। ऐसे ही हर एक ऑर्बिट में कितने सबशेल्स हैं ये आपको पता है। आगे भी चलेगा, बट कभी इलेक्ट्रॉन्स जाते नहीं है 8th में, तो अपने को उसके बारे में सोचना नहीं है। F पहली बार कहां आता है? 4th में। G पहली बार कहां आता है? इस तरीके से आप एक पूरा अपना अरेंजमेंट रेडी कर सकते हो। और अब आपको ध्यान से देखने की जरूरत है कि कोई भी पीरियड कहां से शुरू हो रहा था और कहां पे खत्म हो रहा था। कहां से शुरू हो रहा था, कहां पे खत्म हो रहा था? मैं आपसे बोलूं थर्ड पीरियड कहां से शुरू हो रहा था? 3s से, और खत्म कहां हो रहा था? ध्यान से देखते हैं ना, थर्ड पीरियड अगर आपको भरने का सीक्वेंस पता हो तो 3s के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाता था? 3p में। सो थर्ड पीरियड, ध्यान से देखना, इन थर्ड पीरियड which subshells are filled? बताओ। थर्ड पीरियड 3s से शुरू हो गया, 3p पे खत्म होना है, तो इसमें यही अरेंजमेंट अपने को दिख रहा है। तो कौन से सबशेल्स भरे जाने हैं? 3s एंड, अच्छा, s में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? ओनली 1। और p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा? 3। यानी टोटल ऑर्बिटल्स कितने भरे जा रहे हैं? 4। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अवेलेबल टू बी फिल्ड कितना है? 4। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं? 2। यानी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो इन थर्ड पीरियड? ऑर्बिट नहीं लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं? कितना आएगा?
कितना आया, और थर्ड पीरियड में एलिमेंट्स भी कितने थे, समझा कुछ? तो जो कॉन्सेप्ट है वो ये बोलता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a period is equal to 2 times number of orbitals available to be filled. तो किसी भी पीरियड में कितने एलिमेंट्स मैक्सिमम भर सकते हो आप, जितने ऑर्बिटल्स हैं अवेलेबल भरने के लिए उसका डबल। अब आपको यही चीज फिफ्थ पीरियड के लिए करके देखनी चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट समझना है तो मैंने लिख दिया, तो आपके माइंड में इसका क्या सेंस बना है, या सेंस बना भी है कुछ की नहीं बना है, दैट नोबडी नोज। बट बिल्कुल सेम चीज आपको किसके लिए करके देखनी है, फिफ्थ पीरियड के लिए। अब पहले मेरी हेल्प करो और मुझे बताओ फिफ्थ पीरियड कहां से शुरू होगा, 5s से, और खत्म कहां पे होने वाला है, और अगर आपको फिलिंग का सीक्वेंस याद हो तो 5s के बाद इलेक्ट्रॉन किधर जाते थे, 4d, और 4d के बाद तो पहला एलिमेंट जो फिफ्थ पीरियड का होगा वो 5s से शुरू होगा, और लास्ट एलिमेंट जो होगा वो खत्म किधर होगा, 5p पे। तो बीच में कौन फंस गया, 4d। तो फिफ्थ पीरियड में भी सेम कहानी बोलो, कौन से सबशेल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं आपको, इसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, इसमें कितने होते हैं, 5 है ना, और इसमें तो कितने ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए, 9। तो एलिमेंट्स भी कितने भरे जाएंगे, 2 टाइम्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अवेलेबल। तो किसी भी पीरियड में कितने एलिमेंट्स आप भर सकते हो मैक्स टू मैक्स, उसके लिए फंडा एकदम क्लियर है, और उसी के बेसिस पे आपको पीरियोडिक टेबल में दिखाई देता है कि किसी पीरियड में उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट क्यों है। बहुत बेसिक चीज है, बहुत बेसिक चीज है, बट हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो किसी भी पीरियड में कितने एलिमेंट्स भर सकते हो, जितने ऑर्बिटल्स है अवेलेबल उसका डबल। अब ऑर्बिटल्स कितना अवेलेबल है उसके लिए आपको ये डायग्राम की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब मैं आपसे पूछूं सेवंथ पीरियड में कितने एलिमेंट्स भर सकते हो, 7 चेक करो, 7s से शुरू होके 7 के बाद 7s के बाद आता है 5f, फिर 6d और फिर 7p। तो कितने ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, एक ऑर्बिटल इसका 7 5 3 1 7 5 3, ऐड करो और बताओ मुझे टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो गए, एक इसका 7 इसके 5 इसके 3 इसके 16 को डबल करो। 7th पीरियड में कितने एलिमेंट्स भर रहे थे आप, समझे? एकदम सिस्टमेटिक है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए रूल्स जो हमने पढ़े थे वो आने चाहिए, और तब आप ये कॉन्सेप्ट का सेंस बना पाओगे आपके माइंड में। ठीक है, अब ये तो हो गया लॉजिक। अब देखते हैं हम मैजिक। अगर मैं आपसे अचानक पूछ दूं मुझे बताओ कि 11th पीरियड में कितने एलिमेंट्स भरोगे, तो ये करते करते हमारी उम्र निकल जाने वाली है। एग्जाम में वी डोंट हैव दैट मच टाइम टू थिंक। अब क्या करोगे, क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे, क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे ना, वही वाइज डिसीजन होगा, क्योंकि ये सब तो हमसे नहीं होने वाला एग्जाम में, ये डायग्राम बनाना, फिर ये देखना कि 11th पीरियड में कौन कौन से। अब ये तो मुझे माइंड में क्लियर है कि 11s से शुरू होगा और 11p पे खत्म होगा, बट बीच में कौन कौन से ऑर्बिटल्स होंगे दैट आई डोंट नो।
सो लॉजिक कितना भी अच्छा हो, कॉन्सेप्ट आपका कितना भी स्ट्रांग हो, बट अगर आप मैं पूछ रहा हूं हाउ मेनी एलिमेंट्स कैन बी फिल्ड इन 11th पीरियड, तो क्या करने वाले हो? छोड़ दोगे? लॉजिक विल टेक टाइम टू थिंक. चलो 11 के लिए कर भी लोगे जैसे तैसे. मैं आपसे पूछ दूंगा, अब क्या करोगे? लड़ोगे एग्जामिनर से? अरे सर 7 पीरियड तक होता है, आप कुछ भी पूछ रहे हो. लड़ोगे? क्या करोगे? और यहां तुम डायग्राम बना के लॉजिक भी यूज नहीं कर पाओगे. चलो 11th के लिए तुम हिम्मत जुटाओगे, बहुत फ्री हो, वेले हो, फुर्सत है तुमको, तुम डायग्राम बनाएगा 11 है सर, दिस एंड दैट, कर लिया सर, आई गॉट द आंसर सर. बट व्हाट अबाउट 59th और पीरियड या 100th पीरियड, 1000th पीरियड, क्या करोगे? तो तुमको मैं देता हूं मैजिक. सीक्रेट है, किसी को बताना नहीं, ठीक है? एकदम सीक्रेट है, किसी को लीक मत कर देना. क्या है भैया मैजिक? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन nth पीरियड. कोई भी नंबर बता दो मुझे. केस 1, इफ n एक इवन नंबर है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकलेंगे इससे. एंड अगर n कोई क्या है, ऑड नंबर है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकलेंगे. तो जब आपने बोला था सर 3rd पीरियड, तो n इवन है कि ऑड है? तो अगर 3rd पीरियड में बात करोगे तो कितने एलिमेंट्स आएंगे मेरे बच्चों? चेक कर लो, मेरी नहीं सुनना है कुछ भी, मेरी सुनना ही नहीं है, ठीक है? 4th पीरियड में क्या कर लोगे? खुद चेक करोगे कितने एलिमेंट्स हैं? 4 + 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4th पीरियड में कितने एलिमेंट्स आते हैं? 18. तो आपके सोचने की लिमिट है 5, 6, 7 तक तो आप कर लोगे आराम से, और उसके आगे क्या? तो उसके लिए लॉजिक आपकी हेल्प, तो आपको मैजिक की हेल्प लेनी पड़ेगी. एंड दैट मैजिक इज वेरी वेरी सिंपल. इफ योर पीरियड नंबर इज ऑड नंबर, देन यूज दिस रिलेशन n + 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2. एंड इफ योर पीरियड नंबर इज इवन नंबर, तो क्या यूज करोगे? n + 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2. अभी मैं आपसे पूछूं 11th पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे? बोलो, कर पाओगे? मैं आपसे 12th पीरियड में पूछूं तो 99, 198 कहां से आ गया? हाँ, तो 14 का स्क्वायर क्या होता है? कुछ भी. कितना आएगा? 98. तो आप किसी भी पीरियड में बोलूंगा 100th पीरियड में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 100 + 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2. थिंग्स आर वेरी इजी अगर आपको लॉजिक और मैजिक दोनों आता है तो. अभी 2nd और 3rd पीरियड के लिए भी तुम मैजिक यूज करोगे क्या? वो तो याद होना चाहिए ना. 288, 18, 18, 32, 30. 7th पीरियड तक भी ये फालतू का काम करोगे एग्जाम में जाके? वो तो याद होना चाहिए. 6 और 7 में कितना? 32. 4th और 5th में कितना? 18. 3rd एंड 4th में कितना? 8. 2nd में, 3rd और 4th में कितना था? 8 and 18. 2nd and 3rd में 8 and 8. एंड फर्स्ट में 2 ही एलिमेंट्स क्यों गए? एक ही ऑर्बिटल था, 1s, और कुछ था ही नहीं. 1 का p तो होता नहीं तो 1s से शुरू होकर 1p पे खत्म होता. समझे? तो लॉजिक भी है आपके पास,
कि कोई भी पीरियड अपने एस से शुरू होकर अपने पी पे खत्म होता है, तो इन बिटवीन जितने भी सबशेल्स आते हैं वो आपको कंसीडर करके टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स काउंट करना है, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का डबल करके यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये हो गया लॉजिक, और यहां हो गया हमारे पास मैजिक। तो जितना अच्छे से ये काम कर पाते हो, यू कैन प्रेडिक्ट व्हाट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड। ठीक है, और एक बेसिक बताता हूं। हमको पता है कि हमने हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कितने ब्लॉक्स में डाल रखा है, 4 ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक। तो आपको ये याद होना चाहिए, जनरल, outermost shell, electronic configuration, general outermost shell electronic configuration। अगर मैं पूछूंगा एस ब्लॉक के लिए कितना होता है, तो एस ब्लॉक के लिए outermost shell electronic configuration क्या होगा? सिर्फ outermost shell पे फोकस करने बोल रहा हूं मैं, पूरा कॉन्फ़िगरेशन 1S से लिखने नहीं बोल रहा हूं। सिर्फ जैसे लिथियम है मेरे पास, लिथियम किस पीरियड में आता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, जो पीरियड का नंबर है वही वैलेंस शेल होता है। तो लिथियम का जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना आता है सिर्फ? अभी सोडियम है, तो सोडियम किस पीरियड में आता है? 3rd पीरियड। चेक कर लो। या मैं बेरिलियम बोलूं, किस पीरियड का एलिमेंट है? 2nd। मैग्नीशियम 3rd पीरियड का एलिमेंट है। तो ग्रुप 1 में वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन जाता है, ग्रुप 2 में वैलेंस शेल में, और मैं यहां सिर्फ आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, पूरा नहीं, ध्यान रखना, ओनली आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, ऐसे ही जब आप पी ब्लॉक के लिए जाओगे, तो पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है NS2 NP 126, ये पी ब्लॉक के लिए चलेगा। अब पी ब्लॉक का जो पहला एलिमेंट है 2nd पीरियड में कौन है? बोरॉन। बोरॉन किस पीरियड का एलिमेंट है? 2nd पीरियड का। NS2, तो वैलेंस शेल के एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, और वैलेंस शेल के पी में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि बोरोन के वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? ऐसे ही कार्बन का लिखेंगे तो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन इज, नाइट्रोजन लिखा तो ऐसा ही पी ब्लॉक के लिए जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या रहता है? NS2 NP 1 से लेके 6, इट डिपेंड्स ऑन द ग्रुप। तो 13 हुआ तो NP1 आएगा, 14 हुआ तो NP2 आएगा, 13th ग्रुप हुआ, सॉरी 15th ग्रुप हुआ तो NP3 आएगा, 16th ग्रुप हुआ तो NP4 आएगा, 17th ग्रुप हुआ तो NP5 आएगा, और लास्ट वाला हुआ तो जैसे नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल में क्या लिखते हो? तो P1 से शुरू होके P6 पे खत्म होता है P ब्लॉक, डिपेंड्स ऑन द ग्रुप कि P में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो मैं आपको S ब्लॉक P ब्लॉक क्यों याद करने बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे अगर पता है कि नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन मेंबर है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एंड मॉस्कोवियम, और मुझे पीरियड भी पता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो मैं सिर्फ वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेक्ट करूं आपसे। तो इसका 2nd पीरियड था तो क्या लिख दूंगा? 15th ग्रुप है ये, 3A, तो इसलिए वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3A थोड़ी है रे, 5A, 15th है तो 5A, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 5, 2 इलेक्ट्रॉन्स एस में जाएंगे और 3
पी में जाएंगे। अब फॉस्फोरस के लिए वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन वुड बी, आर्सेनिक के लिए आपको थोड़ी सबके कॉन्फ़िगरेशन याद होने चाहिए, एंटीमनी 5th पीरियड में आता है मेरे को पता है। तो वैलेंस शेल के एस में 2 और वैलेंस शेल के पी में 3। बिस्मथ वैलेंस शेल के एस में पी में 6s2 6p3। आप किसी भी ग्रुप के लिए जनरल आउटरमोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन बता पाओगे किसी भी एलिमेंट के लिए। तो इसके लिए आपको एस एंड पी ब्लॉक डी ब्लॉक पूरा याद होना पड़ता है, किसके नीचे कौन है, किस पीरियड में फिट होता है, वो उस पीरियड में अगर फिट हो रहा है तो वही उसका वैलेंस शेल होगा। यू कैन प्रिडिक्ट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपके लिए क्वेश्चंस सॉल्व करना इजी हो जाता है। अब जब हम डी ब्लॉक की तरफ जाते हैं, तो डी ब्लॉक के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है अगर एक्सेप्शन ना हो तो? वैलेंस शेल के एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स और उसके अंदर वाले डी में 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। जैसे आप स्कैंडियम लिखते हो तो मुझे बताओ स्कैंडियम किस फैमिली का मेंबर है, किस पीरियड का मेंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 किस पीरियड में फिट होता है स्कैंडियम? 4th पीरियड में। तो इसका वैलेंस शेल कौन होगा? 4। तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। अब n-1 का मतलब क्या हो गया? 3। यही कॉन्फ़िगरेशन लिखते आए हो आप बचपन से, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। कोई भी डालो, मैंगनीज उठा लो, ये भी 4th पीरियड में है। तो सो फॉर स्कैंडियम वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और डी वाले में 1। अगेन मैंगनीज के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और डी में 5। तो आपके लिए बहुत इजी है ये सब याद रखना। एक्सेप्शंस नहीं है तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, कोई भी डी उठा लेना आप। एक्सेप्शन हुआ तो एस का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है डी में, वो अपने को पता है। क्रोमियम की बात करूं मैं, अगेन ये भी 4th पीरियड में आता है, बट एक्सेप्शन की वजह से क्या हो जाता है? 1 इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में चले जाता है और डी में 5 हो जाते हैं 4 की जगह पर, वो मैं आपको बता चुका हूं। तो ये डी ब्लॉक के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर आता है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बोलता है? वैलेंस शेल के एस में 2 भर दो, उसके अंदर वाले डी में आइदर 0 या 1 इलेक्ट्रॉन आता है, और उसके भी अंदर वाले एफ में 1 से लेके 14 कुछ भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो ns2 n-1d 0 या 1 एंड n-2f 1 to 14। अभी एफ ब्लॉक का पहला एलिमेंट कौन है? एटॉमिक नंबर 58 सीरियम। अब जब आप इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p6, बोलो फिर अभी अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन याद होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आपको याद है तो मुझे बताओ सीरियम किस पीरियड का एलिमेंट है? 6th पीरियड में। एफ ब्लॉक आता ही है 6 और 7 में, तो ये तो 4f का पहला एलिमेंट है। तो यहां वैलेंस शेल पीरियड के नंबर के बराबर होता है। तो वैलेंस शेल 6 होगी, तो 6 के एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं?
n-1 डी में आइदर 0 रहेगा या 1 रहेगा। यहां कितना दिख रहा है? और n-2 f में 1 से लेके 14 तक कुछ भी हो सकता है, 1 to 14 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये क्योंकि पहला एलिमेंट है तो f में 1 ही जाएगा, इसके बाद वाले में f में 2 जाएंगे, उसके बाद वाले में। एकदम सिस्टमेटिक तरीका है। आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक का। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, एकदम सिंपल है। अच्छा, यहाँ पे हमने नाम दे रखा है, जैसे n मतलब वैलेंस शेल है, तो n-1 यानी कि उसके अंदर वाले ऑर्बिट के लिए भी हमने एक नाम दे रखा है। पेनल्टीमेट शेल। और उसके भी अंदर n-2 वाले के लिए हमारे पास नाम है कुछ, प्री पेनल्टीमेट और एंटे। एंटी नहीं लिख देना, ANTE, एंटे पेनल्टीमेट। समझ गए? अब ये टर्मिनोलॉजी क्लियर होना चाहिए। तो वैलेंस शेल मतलब सबसे बाहर का ऑर्बिट, पेनल्टीमेट मतलब उसके अंदर वाला, और प्री पेनल्टीमेट उसके भी अंदर वाला। तो n-1 एंड n-2 के लिए नेम क्लियर होना चाहिए। तो यहां पे क्या हो रहा है? पेनल्टीमेट शेल के S में, सॉरी, पेनल्टीमेट शेल के D में 1 इलेक्ट्रॉन और प्री पेनल्टीमेट शेल के F में 1 इलेक्ट्रॉन। n-2 मतलब क्या नाम रखना है अपने को? प्री पेनल्टीमेट और ठीक है। तो किसी भी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए, ताकि आप एलिमेंट को पहचान सको वो किस ब्लॉक में आता है, किस पीरियड में आता है और किस ग्रुप में आता है। अभी नेक्स्ट चीज हमारी वही है कि अगर मैं आपको कोई एलिमेंट दे दूं और मैं आपसे पूछूं कि वो एलिमेंट किस ब्लॉक में फिट होता है, किस पीरियड में फिट होता है या किस ग्रुप में फिट होता है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लॉक, पीरियड एंड ग्रुप किसका? ऑफ एन एलिमेंट। इसके लिए क्या रूल है, कैसे पढ़ते हैं? तो इसके लिए अपने को सीक्वेंस में चीजें करते जानी है। पहले तो हमको लिखना है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो भी है, जो भी एलिमेंट दिया है पहले क्या लिखोगे? उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आपको देखना है हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या दिख रहा है पूरे कॉन्फ़िगरेशन में। जो भी हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिखेगा वही उसका क्या है? वैलेंस शेल है, और वही उसका पीरियड का नंबर होता है। जो भी हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिखाई देगा वही वैलेंस शेल है और वही पीरियड का नंबर होगा। The subshell which gets last, और एक और नाम है लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन ये किसके बराबर हो जाता है? उसके ब्लॉक। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन S सबशेल में गया है तो एलिमेंट S ब्लॉक में फिट होता है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन P सबशेल में गया है तो एलिमेंट P ब्लॉक में फिट होता है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन D सबशेल में गया है तो एलिमेंट D ब्लॉक में फिट होगा। और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन F सबशेल में गया है तो जो भी सबशेल के पास लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वही सबशेल उस एलिमेंट का क्या बन जाता है? ब्लॉक। तो पहले पीरियड पहचानना, फिर ब्लॉक पहचानना, और अब ग्रुप पहचानना। ग्रुप के लिए आपको सीक्वेंस में सोचना पड़ता है। फॉर एस ब्लॉक
ग्रुप नंबर क्या होता है? वैलेंस शेल के एस में जितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे होंगे वही उसका ग्रुप नंबर होता है। तो अगर वैलेंस शेल के एस में एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो ग्रुप नंबर 1 हो जाता है। अगर वैलेंस शेल के एस में तो ग्रुप नंबर भी 2 हो जाता है। पी ब्लॉक अगर एलिमेंट है मेरे पास तो उसके लिए ग्रुप नंबर कैसे प्रेडिक्ट करोगे? 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल का पी। क्या करोगे? 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल का पी। डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए ग्रुप नंबर कैसे ढूंढते हैं? देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उठा लो जो वैलेंस शेल के एस में है और उसको ऐड कर दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पेनल्टीमेट डी। क्या करोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल का एस प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेनल्टीमेट डी में। और एफ ब्लॉक के लिए इसके लिए ग्रुप नंबर ढूंढा ही नहीं जाता क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स किधर आते हैं? थर्ड ग्रुप में या 3b में। थर्ड ग्रुप या 3b में, तो इसके लिए ढूंढने की जरूरत नहीं है। कोई भी एफ ब्लॉक एलिमेंट है बाय डिफॉल्ट थर्ड ग्रुप का मेंबर है, 3b का मेंबर है। ठीक है। तो ये आपके लिए क्या है? रूल्स का सेट है। अब आप मुझे कोई भी एलिमेंट दो, मैं आपको उसकी तीनों चीजें, उसका पीरियड, उसका ब्लॉक एंड उसका ग्रुप प्रेडिक्ट करके दूंगा। शुरुआत करो छोटे एलिमेंट से। डायरेक्ट बड़ा एलिमेंट के चक्कर में कुछ नहीं समझ में आता बच्चे को। तो फॉर एग्जांपल कोई मुझे पूछे सर कार्बन किस पीरियड में आएगा, किस ब्लॉक में आएगा और किस ग्रुप में काम आएगा, देखते हैं। तो पहला काम क्या करना है? तो लिखो, किसी ने रोका है? ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। नेक्स्ट क्या करना है अपने को? कॉन्फ़िगरेशन में देखो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा दिख रहा है? तो पीरियड का नंबर क्या हो जाएगा? फिर ब्लॉक के लिए क्या देखना था अपने को? द सबशेल विच गेट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन और डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, उसको हम उसका ब्लॉक बोल देते हैं। तो मुझे बताओ कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में गया? तो ब्लॉक कौन सा हो गया? अब आता है ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर में हमारे पास रूल एकदम क्लियर है। फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर किसके इक्वल होगा? 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल का पी। तो यहां वैलेंस शेल के पी में मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं? तो मैं क्या लिखूंगा? अब 14 को ही ओल्ड नोटेशन में क्या बोलते हैं? अब ये आपको पता होना चाहिए। तो न्यू नोटेशन के हिसाब से कार्बन का ग्रुप नंबर क्या आएगा? 14। तो आप कोई भी एलिमेंट के लिए पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप प्रेडिक्ट कर सकते हो अगर सही सीक्वेंस में सोचते हो। तो अभी कुछ भूल जाओगी तो गड़बड़ होनी है। टीचर ही खराब है, बच्चा तो पूरी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं ना। अभी 30 एलिमेंट्स पूछने जाऊंगा तो भी हमारे पास कई खिलाड़ी हैं जो बोल्ड हो जाएंगे, है ना। खैर संसार है। अब अगर कोई बोले सर क्रोमियम के लिए पूरी कहानी बता दो मुझे, फिर से मैं क्या करूंगा? शुरू कहां से करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
3p6 4s1 3d5। अब मुझे बताओ हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या दिख रहा है पूरे कॉन्फ़िगरेशन में? पक्का ना? तो मैं अभी क्रोमियम को पूछूंगा ये किस पीरियड में फिट होता है? 4th पीरियड में फिट होगा बेटा। फिर अपने को देखना है ये किस ब्लॉक से बिलोंग करता है। दो हमको तो वैसे भी पता है ये डी ब्लॉक से आता है, बट अगर मैं लॉजिक का यूज करूं तो हमारा लॉजिक बोलता है कि वो सबशेल जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वही उसका ब्लॉक बन जाता है। तो यहां आप कॉन्फ़िगरेशन में देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में भरा है आपने? डी में भरा है। तो ब्लॉक कौन सा हो गया इसका? चलो, जो थोड़ी बहुत मेहनत लगती है वो किस में लगती है एक्चुअली? ग्रुप नंबर में। और मैंने रूल दिया हुआ है कि अगर कोई एलिमेंट डी ब्लॉक का है तो उसके लिए ग्रुप नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल का एस। तो वैलेंस शेल का एस में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? मैं अपने घर से कोई नंबर नहीं लिख रहा हूं, जो रूल है जो लॉजिक है वो यूज कर रहा हूं। वैलेंस शेल के एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं? प्लस। फिर क्या देखना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 डी, मतलब वैलेंस शेल के अंदर वाले डी में। तो n अगर 4 है तो n-1 क्या हो जाएगा? 3। तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं? और इसी को ओल्ड नोटेशन में 6b बोलते हैं। अब ये परफेक्शन कब आएगा? जब अच्छा प्रैक्टिस भी करोगे? मजाक नहीं प्लीज यार, तुम तो एक बार पढ़ के सब आ जाते तुमको, प्रैक्टिस करके क्यों? मतलब गलत है। हाँ, कोई प्रैक्टिस नहीं करेगा, सब क्या करेंगे? जी कर देखता रहूं किन्ना सोना तुझे सर ने बनाया, है ना? यही करने वाले हो ना? तो परफेक्शन कैसे आएगा कदम साहब? देखते देखते। प्रैक्टिस क्या होती है सर? पेन उठाना पड़ा तो मेरे दिमाग पे थ्रू है, मैं बिना पेन के बिना नोटबुक के आईआईटी में जाएगा और वहां जाके भी कोई काम नहीं करेगा। गूगल वाले हायर करने आएंगे, वहां भी कोई काम नहीं करूंगा। ठीक है? ठीक है मिश्रा? ये तो अपन कभी भी कर लेंगे मिश्रा। अभी घर जाएगा, यूट्यूब खोलेगा और डन। 2 वीडियो देखते ही पूरा पीरियोडिक टेबल इन खत्म। क्या यार, सुबह सुबह उठो, लाश उठा के लाओ अपनी, हिम्मत लगती है भाई यार। 8:30 के लेक्चर के लिए सुबह उठना सबसे बड़ा चैलेंज है। या तो 11 बजे के लिए भी नहीं उठा गया होगा। तो बहुत सिंपल रूल है, प्रिंसिपल है लाइफ का। तुमने अपने जो क्या बोलते हैं उसको, बिलीफ सिस्टम को इतना मजबूत बना रखा है कि तुम खुद नहीं उसको तोड़ सकते, खुद नहीं बदल पाते हो खुद को। तो बिना प्रैक्टिस के मेरे बच्चे कर दिखाएंगे, आई नो। आईआईटी वाले तो वेट कर रहे हैं, तो उन्हीं का सिलेक्शन होगा जो बिना प्रैक्टिस के 2 साल तैयारी कर लें, एग्जाम भी ना लिखें चलेगा, है ना? तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, एप्लीकेशन हो गया। अब आप कोई भी एलिमेंट उठाओ, बच्चे कहते हैं सर हम किसके लिए करें? अरे कितने एलिमेंट्स है? 118 एलिमेंट है, कोई भी उठाओ, किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू कर दो, ब्लॉक, पीरियड एंड ग्रुप बता दो। प्रैक्टिस क्या होती है? प्रैक्टिस क्या होती है? प्रैक्टिस के लिए कुछ अलग से रिंग बनाएंगे तुम्हारे लिए, बॉक्सिंग ग्लव्स मंगाए कि ये है प्रैक्टिस? नहीं, जब तुम चाहो। तुम तो घर बैठे बैठे जब टीवी भी देख रहे हो तभी सोच सकते हो कि फास्फोरस का कौन सा पीरियड था? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अच्छा 3p6 तो होता ही नहीं है, 3p3 होता है ना? तो वैलेंस शेल कौन सा है? 3। तो पीरियड का नंबर, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में गया? p। तो ब्लॉक कौन सा हो गया? p। और p ब्लॉक के लिए क्या बोला था ग्रुप नंबर? 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन p। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स गए p में? 3। तो 12 प्लस 3 इज 15। p ब्लॉक ग्रुप 15, सॉरी p जो फास्फोरस था वो ग्रुप
15 का मेंबर होता है। ओल्ड नोटेशन में 15 का नंबर क्या था? 5a। बस घर बैठे बैठे तुम 30-40 एलिमेंट्स का प्रैक्टिस कर सकते हो आपके माइंड में, बट पहले 30-40 का प्रैक्टिस पेपर पे होना चाहिए। ना तुम्हारा 30-40 का प्रैक्टिस पेपर पे जाएगा और ना ही, ऐसा ही है ना? हम तो रील्स देखेंगे सर। वी शुड नॉट वेस्ट आवर प्रेशियस टाइम। रील्स देखेंगे। हाँ, तो पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप प्रेडिक्ट करना आना चाहिए। हमने देखा कि 92 के बाद जितने भी एलिमेंट्स थे मोस्टली सब क्या थे? आर्टिफिशियल थे, नेचुरली नहीं मिलते मोस्टली। आई एम नॉट सेइंग ऑल, मोस्टली। तो तब तक एलिमेंट्स नहीं पता थे, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो आईयूपीएसी ने क्या सजेस्ट किया कि एलिमेंट मिलेगा तब मिलेगा, एक सिस्टमेटिक, मैं नेमिंग का है ना पूरा एक मेथड बना देता हूं और उसी हिसाब से इन एलिमेंट्स के नाम लिख लेना, नाम। तो ये मैं जो बता रहा हूं, ये क्या बता रहा हूं? आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स with atomic number greater than what? 100, मतलब 101 ऑनवर्ड्स, 101 ऑनवर्ड्स। तो एलिमेंट्स तो पता नहीं थे उस टाइम पे, और उन्होंने फिर क्या किया? एक रूल बना दिया कि 100 के ऊपर कोई भी एलिमेंट कभी मिलेगा तो आईयूपीएसी सिस्टम में उसका नाम क्या रखा जाएगा। नहीं तो क्या होगा? कोई एलिमेंट रशिया वाले ने ढूंढा, वो अपने हिसाब से नाम रखता फिरेगा। अमेरिका वाले ने ढूंढा, वो अपना नाम रखेगा, तो टेंशन हो जाएगी। तो उन्होंने क्या बोला? एक ऐसा करो, लॉजिक यूज कर लो। और वो लॉजिक क्या था? एकदम सिंपल। उन्होंने क्या किया? जो नंबर है, जैसे एटॉमिक नंबर लिखोगे ना 101, तो उसमें नंबर्स होंगे ना कुछ 1, 0, 1। तो उन्होंने बस उन्हीं के लिए पहले नेमिंग बता दी। तो अगर कोई नंबर है 0 तो उसका नेम उन्होंने बोला नील। अगर 1 है, बोलो अन, 2 बाय 3, 4, 5 only paint, 6, 7, तो आईयूपीएसी जो ऑर्गेनिक में पढ़ा था वो मत ठूसो। यहाँ पे कुछ डिफरेंस है। तो टेट्रा नहीं बोलना है 4 को, क्या बोलना है? क्वाड बोलना है। हेप्ट नहीं बोलना है 7 को, क्या बोलना है? 9 को नॉन नहीं बोलना है, एन। तो इन्होंने क्या किया? नंबर्स के लिए नेम फिक्स कर दिया और फिर बोला कि जो भी एटॉमिक नंबर है उसके हिसाब से ही उसका क्या दे दो? जैसे 101 है तो नंबर्स दिख रहे हैं आपको, बस वही यूज कर लो। पहला लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, और कोई स्पेस नहीं देते नेम में। तो 1 है तो क्या लिखा? अन। 1 के बाद क्या दिख रहा है? 0। तो 0 के लिए नाम क्या था? नील। और फिर 1 अन। तो ये तो अभी तक मैंने सिर्फ नंबर्स जो दिख रहे हैं उन्हीं का नाम रखा है, अन, नील, अन। और लास्ट में उन्होंने बोला कि एक सफिक्स जोड़ दो, तो 101 वाले का नाम क्या हो गया? अन, नील, अनियम। 102 वाले का नाम क्या हो जाएगा? अन, नील। अब बाय में भी आय आता है और ईएम में भी आय आता है, तो उन्होंने बोला दो आय मत लिखो,
एल तो गायब ही हो गया। अनिल, अनिल, अनिल नहीं है भाई वो। तो क्या नाम पड़ गया भाई का? अनिल बियम बाइयम, जो पढ़ना पढ़ लेना, पढ़ने में मुझे प्रॉब्लम नहीं, लिखना सही है। नहीं तुम बाय का भी आय लिख दो और ईएम का भी आय लिख दो। अभी मुझे लिखना है, लेट से क्या लिखूंगा? समझ गए भावनाओं को? ट्राई में भी आय आ रहा है लास्ट में और ईएम का भी आय आ रहा है, तो दो आय नहीं लिखना है अपने को। 104 वाले का अन नील क्वाड्रियम कहां से आ गया? घर से बना रहे हो? क्वाडियम, अन नील क्वाडियम, बोलो भाई। क्या हुआ? जीभ फंस गई? अन अन अनियम, अन 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 पेंटियम, अन अन ऑक्टियम। अब मैं वैसे ही लिख रहा हूं, है ना, कोई वो है नहीं। इसका नाम क्या हो जाएगा? अगर कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 200 है, बाय नील नीलियम। समझ गए? एकदम सिंपल है। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं मेंस में, आप पीवाईक्यूज में देखोगे, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। 4 नंबर फ्री के हैं, खेलते खेलते यू कैन टेक दीज 4 मार्क्स होम। तो आप किसी भी आईयूपीएससी, किसी भी एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो 100 से बड़ा, 100 वाले के लिए नहीं चलता है ना, 100 वाले का नाम मत लिख देना यहाँ पे। रूल इज वेरी क्लियर दैट नेमिंग जो भी करनी है वो 100 से आगे करना है, 100 का नहीं करना। तो एटॉमिक नंबर शुड बी ग्रेटर देन 100 टू यूज दीज रूल्स। नहीं तुम 99 पे भी ठोक दो, 100 पे भी ठोक दो, तो कहीं पे भी मत ठोक दो। 101 से शुरू करना है। क्लियर? क्लियर? अनिल लिख ही नहीं सकते, रॉन्ग हो जाएगा। 100 के लिए लिखना ही नहीं, कहते हो नीलियम बोल रहे हो, तो कर लोगे? कर लोगे? अच्छा, ये तो एटॉमिक नंबर हो गया बेटा, और ये आईयूपीएससी नेम हो गया। अभी आईयूपीएससी ने सिस्टम कब दिया था? जब एलिमेंट्स मिल नहीं रहे थे, मिले ही नहीं थे, आर्टिफिशियल थे, कुछ मिले कुछ नहीं मिले। उन्होंने क्या किया? टेबल भरने के लिए कुछ तो लिख दो। टेबल 118 पे फुल होती है ना, तो टेबल भरने के लिए कुछ तो लिख दो, तो लिख दिया उन्होंने। अब जब बाद में वो एलिमेंट्स हमने आर्टिफिशियली बनाए, लैब में हमने जब उन एलिमेंट्स को बनाना शुरू कर दिया, तो साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पे उनका नाम रखना शुरू कर दिया। जैसे जिसको आप 118 बोलते हो आज की डेट में, है ना, उसका ऑफिशियल नेम क्या है? तो जब मैंने आपको बोला कि पूरे 118 एलिमेंट याद कर लो, तो हमको लगता है अरे सर पूरे, क्योंकि क्वेश्चन आता है। तो वो क्या पूछेगा कि इसका अन ऑक्टियम वाले का ऑफिशियल नेम क्या है? अब तुम सब पढ़ के गए, बट तुमने ध्यान ही नहीं दिया। तो 118 इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ 7th पीरियड। भूल जाते हो, मैं क्या करूं? ऑर्गेनेसॉन। 117 कौन था? टेनेसिन। 116 कौन था? लिवरमोरियम। 115 कौन था? मॉस्कोवियम। देख देख के बोल रहे तुम। तो एग्जाम में भी ये सुविधा रहेगी, तो उसका फायदा जरूर उठाएं और आईआईटी से भी आगे निकल जाएं। इनफैक्ट बाहर ही निकल जाओगे
अगर ये टैलेंट एग्जाम में यूज किया तो मुन्ना भाई एमबीबीएस आईआईटी में नहीं जाते, नीट क्रैक हो सकता है बट आईआईटी क्रैक नहीं होगा। उसके लिए आपको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। 10th तक जो तुमने अपने माइंड में कचरा भरा हुआ था, या तुम्हारे टीचर्स ने तुमको बार बार बोल के यू आर इंटेलिजेंट, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दैट, यू आर दिस एंड दैट, वो जो फॉल्स ना कॉन्फिडेंस तुमको दिया गया कि तो टॉप क्लास बच्चा है, मतलब छोटी मोटी चीज के लिए बना ही नहीं है ना? क्या आप इसको सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर चढ़ने के लिए बोल रहे हो? ये तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए पैदा हुआ है। तो अगर इस तरह का कॉन्फिडेंस टीचर्स ने बचपन से तुमको दे रखा है, अच्छा, तो उससे बाहर आ जाओ और सीरियसली पढ़ना शुरू कर दो। पीपल से कि मुझे कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। तुम खुद लेते हो? टेल मी, तुम लेते हो खुद को सीरियसली? कभी भी सो रहे हो, कभी भी जाग रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, इस सब से तुम्हारी जिंदगी कट रही है। कोई रूटीन है तुम्हारी लाइफ में? कोई गोल सेट किया है तुमने? बस जेई का क्लास लगा लिया है, 4 क्लास घूम के आए होगे अप्रैल मई में, यहां अच्छा है कि वहां अच्छा है ना? वॉशरूम भी देखते हैं पेरेंट्स, क्लासरूम भी देखते हैं, टीचर को भी देखते हैं, पढ़ा पाएगा मेरे बच्चे को? तो सब देख लिया, निकल गया वो समय। अब डेली तुमको यही शक्ल देखनी है, चाहे अच्छी लगे चाहे खराब। माना कि मुझे पढ़ाना नहीं आता, बट इससे तुम्हारी जिंदगी में तो कुछ नेगेटिव नहीं होना चाहिए ना। पॉजिटिव कब होगा? जब तुम पढ़ोगे। सिंपल सिंपल। लाइफ में कोई भी काम करना है तो क्या करना है? करना है, काम हो जाएगा। काम करोगे तो हो जाएगा, काम नहीं करोगे तो नहीं होगा। सिंपल है, रोते रहो। न रोने से होगा, न सोने से होगा, न मरने से होगा, न जीने से होगा। काम सिर्फ दुनिया में एक ही तरीके से हो सकता है, काम करने से काम होता है। काम के बारे में सोचते रहो, पेपर पे टाइम टेबल बनाते रहो, सब करते रहो, पर जब तक काम करोगे नहीं, काम नहीं होगा। तो आपको ऑफिशियल नेम्स भी पूछ सकता है किसी भी एलिमेंट का, वो आपको लिख देगा। नील गायब हो गया, अनिल, ट्राइयम या ट्रियम, जो भी पढ़ना है पढ़ लेना। 103 वाले का एटॉमिक नंबर क्या है? कौन बताएगा क्या है 103 वाले का एटॉमिक नंबर? नहीं, ऑफिशियल नेम। ऑफिशियल नेम क्या होगा? बोलो। 103 बोलो। नहीं याद आएगा, मेरे को पता है। ना, पंछी को शिकायत होती है कि आसमान छोटा है, और पंछी अपने पंख कभी देखता ही नहीं, है ही नहीं। आसमान छोटा हो या बड़ा हो, क्या ही फर्क पड़ना है ना? तो क्वेश्चंस ऐसे ही हवा में नहीं बनेंगे, क्वेश्चंस धीरे धीरे बनते हैं। तो जैसे मैं आपसे पूछूंगा, कुछ टर्म्स यूज करते हैं, वो एलिमेंट्स को रेफर करते हैं किसी भी नाम से। जैसे अपने को पता है कि हमारे पास एक नाम है एल्कली मेटल्स। ग्रुप 1 और ग्रुप 1 और 1A, इन मेटल्स को हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं। कौन कौन आता है इसमें? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। ऐसे ही एक और टर्म यूज करता है वो बार बार, एल्कलाइन
अर्थ मेटल्स। इसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं बेटा? ग्रुप 2 और 2A के लिए वो टर्म यूज करता है। इसमें कौन कौन आता है? फिर आता है एक टर्म नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस। एक्चुअली पहले हम बोलते थे इनको इनर्ट गैसेस क्योंकि इनके कंपाउंड्स नहीं पता थे अपने को, तो इनर्ट गैस नाम रखते थे पहले। बाद में जब जेनॉन के कंपाउंड्स हमको मिले तो हमने इनका नाम बदल के क्या कर दिया? नोबल गैसेस। नोबल का मतलब है कि बहुत ही कम रिएक्टिव है, रिएक्ट करना ही नहीं चाहते। तो अभी इनर्ट गैस यूज करना एक्चुअली रॉन्ग हो गया, बट पहले यही फेमस था। तो इनर्ट गैसेस में कौन कौन आता था? ग्रुप 18 या 0 वाले, मतलब हीलियम, नियॉन, रेडॉन एंड ऑर्गेनिसॉन। इसके अलावा वो एक टर्म यूज और करता है बेटा, हैलोजेंस। ये किसके लिए यूज करता है? ग्रुप और 7A, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। टेनेसीन है ना। बट जब हैलोजेंस की बात आती है तो हम सिर्फ फर्स्ट 4 एलिमेंट्स को ही स्टडी कर रहे होते हैं, ध्यान रखना। फिर एक और टर्म यूज करते हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स। अब ये क्या होते हैं? द डी ब्लॉक मेटल्स which have partly filled, मतलब incomplete what? पेनल्टीमेट शेल का डी। पेनल्टीमेट शेल का डी सबशेल in any of their oxidation state। मतलब किसी ना किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में उनका क्या होना चाहिए? N-1D इनकम्प्लीट दिखना चाहिए। जैसे क्रोमियम ले लो एग्जांपल में। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बोलता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। तो जब मैं बोलता हूं कि पार्टली फिल्ड या इनकम्प्लीट, तो पहले तो पता होना चाहिए फुली फिल्ड कब बोलोगे? जब डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो? 10। डी की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या थी? 10 की। तो जब मैं बोल रहा हूं फुली फिल्ड, तो डी में कितने होने चाहिए? और इनकम्प्लीट कब बोलोगे? 10 से कम कुछ भी होगा तो बोलोगे। तो आप देखो यहां पे क्या 10 से कम है इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक ट्रांजिशन मेटल है। तो क्रोमियम क्या है? एक ट्रांजिशन मेटल है। बट थोड़ा सा दूर चलते हैं कॉपर की तरफ। आ गए कॉपर की तरफ। इसके N-1D यानी कि
3D में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं? कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? पार्टली फिल्ड होना चाहिए। तो क्या ये ट्रांजिशन मेटल है? रुको जरा, सब्र करो, आगे एक और टर्म्स कंडीशन देख लो। n-1d सब शेल इन, मतलब कभी भी अगर डी में 10 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको हम ट्रांजिशन मेटल की कैटेगरी में डाल सकते हैं। कभी भी, कभी भी। तो कॉपर कौन से आयंस बनाता है? तो कॉपर के 2 आयंस मिलते हैं शेयर में। तो जब +1 की तरफ देखते हैं तो अभी भी डी में 10 है, लेकिन जैसे ही हम जाते हैं किधर? Cu2+ में, तो उसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं अपने को? 9। क्या मतलब हुआ इसका? कभी ना कभी तो डी खाली हुआ ही है ना, तो वही तो वो बोलना चाह रहा है। ऐसा डी ब्लॉक मेटल जिसका n-1d क्या हो? पार्टली फिल्ड हो, इनकम्प्लीट हो इन एनी ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेज। कभी तो खाली हो, तो कॉपर में कभी तो खाली हो गया, कभी तो खाली हो गया ना। तो आप क्या बोलोगे? कॉपर हैज पार्टली फिल्ड व्हाट? 3D in, therefore copper is a transition metal। खत्म। समझे? चलो थोड़ी और जर्नी करते हैं इसमें। अब हम बात कर लेते हैं कॉपर के आगे वाला एलिमेंट कौन है? जिंक को जब हमने स्टडी किया तो जिंक का हमारे पास एक ही कैटायन मिलता है हमको हमेशा, वो है +2, Zn+2। तो अगर हम जिंक का न्यूट्रल कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो डी भरा हुआ है, और +2 करके भी देखा हमने तो भी डी भरा हुआ है। मतलब क्या जिंक इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा, क्योंकि डी इज ऑलवेज फुली फिल्ड। तो क्या लिखेंगे? इन जिंक 3D सबशेल is always what? fully filled, always। आप कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट उठा के देखोगे जिंक का 3D में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 3D सबशेल is always fully filled, therefore zinc is not a ट्रांजिशन एलिमेंट और ट्रांजिशन मेटल, कुछ भी लिख दो। जिंक कभी भी ट्रांजिशन मेटल होने की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको जनरल चीजें याद हो जानी चाहिए। तो पूरा ग्रुप 12 और 2B, पूरा ग्रुप 12 और 2B कौन कौन आता है इसमें बेटा? जिंक आता है, कैडमियम आता है, मर्क्यूरी आता है एंड कॉपरनिशियम आता है। जिंक, कैडमियम, कॉपरनिशियम। अगर आपको एटॉमिक नंबर्स भी याद है तो आप राजा बन सकते हो, बाकी आपकी इच्छा है। तो ये जो 4 एलिमेंट्स हैं ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में हैं, बट इनको ट्रांजिशन मेटल नहीं बोल सकते हम लोग। रीजन आपके सामने है। तो पूरा ग्रुप 12 डी ब्लॉक में तो पढ़ते हैं, बट ट्रांजिशन मेटल्स नहीं बोलते हम इनको, क्योंकि वो जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। इन सबको देख के मैं समझ सकता हूं कि ऑल ट्रांजिशन मेटल्स
ग्रुप 3 से 11 में फिट हो जाते हैं। 12 वाला तो बाहर हो गया, पूरा डी ब्लॉक था ही ग्रुप 3 से 12 तक, तो 12 बाहर हो गया, तो कितना बचा है 3 to 11। तो ऑल ट्रांजिशन मेटल्स आर डी ब्लॉक metals, but all D block metals, all transition metals, है? सही तो लिख रहा था मैं, all D block metals are not ट्रांजिशन मेटल्स। तो सारे ट्रांजिशन वाले डी ब्लॉक में है, बट सारे डी ब्लॉक ट्रांजिशन नहीं है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर इसी के साथ एक और टर्म यूज करते हैं हम लोग, नाम होता है इनर ट्रांजिशन। तो ऑल एफ ब्लॉक मेटल्स इस कैटेगरी में आते हैं, चाहे फिर वो लैंथेनाइड्स हो या एक्टिनॉइड्स हो। ठीक है, तो लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, यानी कि ये और ये 90 थोरियम से 103 लॉरेंशियम। तो जो मैं आपसे पूछ रहा था कि 103 वाले का ऑफिशियल नेम क्या आएगा, लॉरेंशियम। याद रहेगा तो टिक कर पाओगे, इसमें लॉजिक की जरूरत ही नहीं है कुछ। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, खत्म, इसमें कहां लॉजिक है तो है। तो ये सारे इनर ट्रांजिशन मेटल्स में काउंट होते हैं, सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोई एक्सेप्शन नहीं आते। और भी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। जैसे एक टर्म आता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, इसमें कौन आता है, ऑल एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं इसमें, एक्सेप्ट ग्रुप 18। तो नोबल गैसेस को छोड़ दो, पूरा एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। फिर जैसे आप एक ये टर्म भी देख सकते हो, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स ये क्या होते हैं, एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर greater than what, 92। 92 किसका एटॉमिक नंबर था, यूरेनियम का। तो ट्रांस का मतलब होता है दूर। तो जब मैं बोलूंगा ट्रांस यूरेनिक, तो यूरेनियम के बाद वाले, यूरेनियम के मतलब 93 ऑनवर्ड्स, नेपच्यूनियम से शुरू होते हैं। तो सारे एलिमेंट्स जो 92 के बाद आते हैं उनको हम लोग कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। और भी टर्मिनोलॉजी है जहां हम एलिमेंट्स, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दुनिया में नहीं बना देते ग्रुप 8, G8, G20, है ना, मतलब पूरा पीरियडिक टेबल इज लाइक यूनाइटेड नेशंस। अब उसमें भी अलग अलग कंट्रीज के अपने अपने ग्रुप्स होते हैं। जैसे अमेरिका और यूरोप के जो अलाइड कंट्रीज हैं उनको मिला के क्या बोलते हैं,
नाटो, है ना, फिर ब्राजील, इंडिया, चाइना, रशिया और साउथ अफ्रीका मिलकर बन गया ब्रिक्स। वैसे ही है, किसी ग्रुप का कुछ नाम रख दिया, किसी ग्रुप का कुछ नाम रख दिया और एग्जामिनर यूज करता है क्वेश्चंस में। अब मुझे नहीं पता ब्रिक्स में कौन कौन आता है, तो तुम पाकिस्तान भी ठोक के आ जाएगा, या फिर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो जय माता दी टिक करेगा। अब अगर ये करने से मार्क्स आते तो कितने ही लोग आईआईटी में बैठे होते और गूगल में भी बैठ के अक्कड़ बक्कड़ कर रहे होते, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। तो उसके लिए आपने को एकदम बोलते ना स्ट्रेट सोचना आना चाहिए। प्रॉब्लम को पहचानो, प्रॉब्लम को समझो, प्रॉब्लम पे काम करो, प्रॉब्लम को दूर करो, सोल्यूशन दो, खुद सोल्यूशन निकालो, दूसरे को भी समझाओ, तुमको भी समझाओ, तुमको भी समझाओ, सबको समझाओ। भाई जितना तुम किसी को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लोगे, आप उतने ही बड़े हीरो हो, आपकी डिमांड उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। नहीं समझे? समझोगे जीवन में धीरे धीरे, तब तक देखते रहे।